क्योंकि हमारे बुजुर्ग पूछेंगे मैं क्यों 14 तारीख की बात कर रहा हूँ। ये जो 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली वालों ने लिया है, लखनऊ वाले पता नहीं मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। फायदा है, कौन सी विटामिन मिल रही है जो एक भागता जा रहा है ऊपर। इस समय विटामिन ए मतलब उद्योगपति है। मैं इस बेटी को बधाई देता हूँ, मैं इस बेटी गुंजन कुमारी को बधाई देता हूँ जो अभी हाल में ही 19,000 फीट पर जो पीक है उस पर चढ़ करके आई है। मैं उनको गरीब परिवार से निकल करके ये जो इतनी ऊंचाई चढ़ी है मैं बधाई देता हूँ, मुझे शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में जितनी भी ऊंचाई की चोटी है सबको ये चढ़ने, सबको काटने बहुत बहुत बधाई। और इस उम्र के बच्चे शायद उस ऊंचाई पर जाने की सोच भी नहीं सकते। इनकी उम्र अभी 16 साल हुई है और 19,000 फीट की पहाड़ियां उस चोटी तक पहुंची। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ आज हम अपने पार्टी के नेता श्री कैलाश यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं हमें जानकारी और आप सबने देखा कि गाजीपुर के ही नौजवान कासमाबाद के जो जहाज गिरा था, जो जहाज का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जान चली गई। जो 4 बच्चों की जान गई थी यहाँ से घूमने निकले थे, हम उनके दुख में भी शामिल हैं। इस मौके पर हम श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नौजवान बच्चे जिन्होंने उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दे और जो कुछ सहयोग मदद हो सकती है उन परिवारों की, गरीब परिवारों की, हम लोग उनके दुख में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने गाजीपुर के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने संचालन कर रहे डॉक्टर रमा शंकर राजन का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितना हमारी जनता बैठी है इस सुबह से, जो सुबह से चल करके आए थे, इधर बहुत दिनों बाद मिले हैं हम और आप लोग, चुनाव के बाद मिल पाए हैं, इन्हें धन्यवाद। लेकिन जो एक्सप्रेस वे बनाया है उससे तो कुछ दूरी और समय बच रहा है मौका मिलेगा, इसलिए लगातार हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे उसी विश्वास और भरोसे के साथ कि जिस तरीके से आपने हमारी इस चुनाव में मदद की थी, हमेशा आने वाले समय में हम लोग इस समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर देना। यही कैलाश यादव जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र जी को और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत देर तक स्कूल कॉलेज में रहे, बहुत बहुत बधाई आपको एक ऐतिहासिक कार्य के लिए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, ऐसे भी हमारे साथ में जो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को देख करके जा रहे हैं। आज जो हमें लाल टोपी मिली है और अगर काली सब्जी पहन करके राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मौके पर कह सकता हूँ नेताजी ने हम लोगों को दिया और नेताजी की वजह से हम लोग इसलिए अगर उनके जीवन के बारे में हम लोग याद करेंगे, न जाने कितने सुंदर हैं, न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बहुत
कम समय के लिए रहा। जब मैं सरकार में था, कैलाश जी मंत्री थे, जो कोई भी बात को लेकर के आते थे, फैसला लेकर के हम तक आते थे। हमने कभी भी उनके फैसले पर कोई बात नहीं रखी होगी। जो उन्होंने कहा वही हमने स्वीकार कर लिया। वो पंचायती राज मंत्री भी बने। सर्वे करना कौन सा आरक्षण होगा, क्या होगा, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता बलराम यादव जी भी बैठे हैं। वो जानते होंगे कि कितना मुश्किल काम होता है। कौन सी जगह को क्या बना दे, क्या आरक्षण हो जाए, किस वार्ड को कैसे बना दे, ये जमीनी राजनीति वही जानता है जो जमीन पर रहता है। और मैं समझता हूँ कैलाश जी जब थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो भूमिका निभाई कि कहीं भी किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लगा पाया। बहुत सारे उन्होंने काम किए होंगे, सड़कें, पुल या और जगह हम लोगों से मदद लेते रहे होंगे। लेकिन आज मैं देख सकता हूँ मैदान भरा दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे हैं। और कई हमारे साथी तो 11 बजे चल दिए होंगे घर से, और पहले चल दिए होंगे। शाम हो गई। ये बहुत दूर से आए हैं। ये हमारे 9 बजे चल दिए थे। 9 बजे चला तो आज अभी कितना समय हो गया सोचिए। लेकिन ये गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है, ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जन्म दिया है। इस धरती से पैदा हुए लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। हम चाहे भगवान जी को याद कर लें या पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीर को याद कर लें, ये धरती वो है। और नेताजी के आह्वान पर, समाजवादियों के आह्वान पर यहाँ के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर में पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था, तब भी यहाँ पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। जब मैं यहाँ पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में जब यहाँ आया था, यहाँ पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहाँ के मेहमानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था। आज रिजल्ट कुछ नहीं आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं। जनता के बीच अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। ये सरकार तो कुछ है ही नहीं। सरकार क्या है? ये सरकार सोचो, ये तो सरकार है। अभी दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है, हालांकि 14 तारीख जो फरवरी की होती है बड़ी अलग तारीख है। इसको मैं पीढ़ी की दूरियां मालूम, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पूछेंगे मैं क्यों 14 तारीख की बात कर रहा हूँ।
ये जो 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरह का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली वालों ने लिया है, लखनऊ वाले पता नहीं मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। फैसला दिल्ली से हुआ है। भद्रा सारी वो जो चिट्ठी निकली वो सही है कि नकली है? जब मैंने उसको पढ़ा पहली बार कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हर दिवस मनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी को लेकर के तो इसका पूरा का पूरा दुर्गोबर हो जाएगा। कैसे लोग हैं बताओ? ये लोग मोबाइल चलाने वाले को समझ रहे होंगे। पता नहीं ये पता नहीं कौन से ट्रेन में कहां उलझे हुए बीजेपी के लोग। इन्हें मित्रता भी करनी नहीं आती। इन बीजेपी के लोगों को मित्रता भी करनी नहीं आती। और कभी कभी हम और आप लोग अगर डॉक्टर साहब को दिखाने जाएं और डॉक्टर हमारा आपका ब्लड टेस्ट करने या कोई जानकारी करें तो कभी कभी कहते हैं कि आप में इस विटामिन की कमी है। अगर मान लीजिए कोई विटामिन की कमी है तो डॉक्टर साहब आपको उस विटामिन की गोली दे देंगे, दवा दे देंगे, इतने दिन खाइए आप, उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे गांव के लोग जरूर जानते होंगे, अगर हम आंकड़े निकलवाएं पीएससी और सीएससी अस्पताल के, क्योंकि हमने गोरखपुर का सरकार ने एक सिस्टम लगवाया कि आखिरकार पीएससी और सीएससी में किस लिए लोग आते हैं। तो जब जानकारी मिली तो ये जानकारी मिली कि लोग आगे अक्सर बहुत छोटी छोटी बीमारी को लेकर के आते हैं और पीएससी सीएससी में पहुंच करके जो गरीब है गांव वाले वापस नहीं जाते जब तक उन्हें दवा न मिल जाए। हम एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, इसलिए वो कंप्यूटर लगा करके जानकारी हासिल कर रहे थे। अगर वहां सबसे ज्यादा लोग आते थे तो लोगों को शिकायत रहती थी कि उन्हें कमजोरी की दवा चाहिए, कमजोर है वो, या बुखार है उन्हें, या विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेला सोचिए। एक समय नहीं वो गलत समझ, विटामिन ए मतलब उद्योगपति है। एक समय पर याद होगा आपको, इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोटबंदी होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा। वो याद कीजिए वो समाजवादी सरकार थी और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस तरह की बात है। और आज कितने साल हो गए, बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और मुझे लगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थनीति ऐसी है
कि भारत का उद्योगपति भी दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपति दुनिया का नंबर 1 पहुंच जाए, क्योंकि नंबर 2 तक पहुंचने तक कोई उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सोचो कहां भारत जो गरीब देश है, हमारे अगर आंकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, पर्याप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, महंगाई का ये आलम है, कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो। बिजली महंगी, खाद महंगी, डीएपी महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। और उसके बाद बताओ हमारे देश का उद्योगपति नंबर 2 पर, और हमें लगा कि वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा, और जब नंबर 1 पर पहुंच जाएगा तो बीजेपी हो सकती है उसी उद्योगपति के नाम पर हमसे आगे वोट मांगे और लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ इस बार। जो 2 नंबर पे था वो पता नहीं कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया। मुझे तो ये लगता है कि जो 7-8 महीने सरकार के बचे, कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब बनाए कि फिर ऊपर आ जाए। सोचिए ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है? कौन सी विटामिन मिल रही है जो एक भागता जा रहा है ऊपर? कोई तो होगी बात। और क्या खोखलापन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो 2 नंबर से कहां चला गया। ये जो वैल्यूएशन है, जो आंकड़े हैं, आंकड़े नीचे ऊपर हुए हैं, लेकिन न जाने कितनों ने रुपया खोया है। हम और आप नहीं जानते जिन्होंने रुपया खोया होगा। हम और आप तो अखबार में केवल कुछ संस्थाओं का देख रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, LIC जिसमें हमारा आपका पैसा है। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा या जानकारी मिला होगा जिसने LIC में कोई ना कोई किस्त न दी हो। LIC हमारा आपका गरीबों का पैसा, वो पैसा लगा दिया उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लग गया और बैंकों का पैसा लग गया। हम ये जानना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, जब सरकार इनकी बनी थी, किसी अधिकारी ने कोई फैसला लिया और उसमें बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का पैसा एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, DHFL ने। वो DHFL कंपनी डूब गई। बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत ईमानदार सरकार है। उसने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भेजा जाता है। और बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, आज भारत की बैंकों का पैसा और LIC का पैसा डूबा है तो बताओ कौन जेल जाएगा? अगर यूपी में जेल जा सकते हैं तो दिल्ली में जेल क्यों नहीं जा रहे वो लोग?